बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर्स। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके की बुक है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि सबके कोर्स में एसी थ्रू कैपेसिटर ये एसी थ्रू इंडक्टर मौजूद है। वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो हमारे इस चैप्टर की पिछली वीडियोस को लाजमी देख लें क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज साइनोसॉइडल क्वांटिटीज हैं और हमने एसी को रेजिस्टर के ऊपर अप्लाई करके देखा कि करंट और वोल्टेज का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज हैं और रेजिस्टर ऑल द टाइम जो है पावर कंज्यूम कर रहा होता है, पावर जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा इंडक्टर के ऊपर हमने एसी अप्लाई करके देखा तो फेज करंट और फेज का हमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट नजर आया जिसमें वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहे थे, करंट 90 डिग्री लेग कर रहा था और पावर जो है क्वार्टर साइकिल के अंदर इंडक्टर पावर सोर्स को प्रोवाइड कर रहा था, अगले क्वार्टर साइकिल में वो पावर कंज्यूम कर रहा था, पावर सोर्स से ले रहा था। तो इस तरह पावर नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी, लेकिन पावर कंजम्पशन जीरो थी, ये भी हमने देखा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर का बिहेवियर भी उसी तरह से चेक करेंगे कि कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज शिफ्ट कितना आ रहा है, 90 डिग्री फेज लीड और लेग कौन सी क्वांटिटी का है और कैसे है, और आखिर में हम पावर भी कैलकुलेट करेंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर उसी तरह से प्रोसीड होगा जिस तरह पिछले 2 लेक्चर्स गुजरे हैं। हम वेव डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वेव डायग्राम और फेज डायग्राम ड्रा करेंगे और उसकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे और थ्योरेटिकली यानी लॉजिकली भी हम समझेंगे फेज शिफ्ट को और फिर हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। सर्किट डायग्राम का तो इतना मसला नहीं है, ये तो बहुत आसान सी बात है कि आपके पास एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स लगा हुआ है और इसको आपने एक कनेक्ट किया है। अब की बार इसके अंदर स्विच भी लगा लेते हैं। तो स्विच के ज़रिए आपने एक कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। जिन लोगों को कैपेसिटर्स के बारे में नहीं पता कैपेसिटर क्या होता है वो प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर 1 खोलें और वहाँ पे कैपेसिटर का टॉपिक है जो बिल्कुल बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट करके जो है वो बनाया गया है, लेमन के लिए बनाया गया है, तो वो आसानी से आपको उसका कंसेप्ट कैपेसिटर का समझ आ जाएगा। तो यहाँ हम कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले, इसलिए हम इसको यहाँ पे कैपेसिटर को एज इट इज डिस्कस करेंगे। तो जो कैपेसिटर्स पढ़ना चाहते हैं पहले उनका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देख लें। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये चार्ज इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। आपके पास ये सोर्स है, फर्ज करें कि पोलैरिटी कुछ इस तरह से। तो जैसे हम इसको सर्किट को ऑन करते हैं स्विच क्लोज करने के बाद तो चार्जेस यहाँ से फ्लो करके कैपेसिटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में चार्जिंग का जो करंट है वो बहुत हाई होता है, ये भी उस लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि किस तरह से चार्जिंग करंट जो है इनिशियली ज़्यादा होता है। तो चार्ज इसके अंदर जैसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो करंट कम होना शुरू हो जाता है। तो चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब कैपेसिटर खाली होता है इनिशियली जब उसको वोल्टेज सोर्स के साथ लगाते हो तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, लेकिन उस वक्त इसके अक्रॉस वोल्टेजेस ज़ीरो होते हैं क्योंकि कैपेसिटर खाली है तो वोल्टेज ज़ीरो है। तो जब कैपेसिटर खाली है तो करंट मैक्सिमम होगा। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट और वोल्टेज का कैपेसिटर में क्या रिलेशन है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट ज़ीरो हो जाता है क्योंकि अब इसके अंदर चार्ज आएंगे नहीं, ये तो फुल हो गया, ठीक है ना। चार्ज नहीं आएंगे तो इसका मतलब करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है जी। जब वोल्टेज मैक्सिमम होंगे तो करंट ज़ीरो, जब वोल्टेज ज़ीरो होंगे तो करंट मैक्सिमम। तो एसी के मामले में इस तरह होता है कि फर्स्ट जो साइकिल होता है एसी का उसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल, ये हम क्वार्टर साइकिल की बात कर रहे हैं, π/4 की बात कर रहे हैं। अगले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। उसी पोलैरिटी के अंदर कैपेसिटर वापस चार्जेस देना शुरू हो जाता है, सोर्स को देना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो पावर की भी हम कर्व डिस्कस करेंगे। इनिशियली पावर पॉजिटिव होती है, अगले क्वार्टर साइकिल में नेगेटिव, यानी ये पावर ले रहा है, अब ये पावर वापस कर रहा है। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है हाफ साइकिल में,
अगले क्वार्टर साइकिल में, अगले क्वार्टर साइकिल में ये डिस्चार्ज हो रहा है, लोड को पावर प्रोवाइड कर रहा है अभी। और जब कैपेसिटर यहाँ तक पहुंचेगा, यानी जब हाफ साइकिल हो जाता है, जिसको हम पाई कहते हैं, जब हाफ साइकिल तक पहुंचेगा तो कैपेसिटर फिर खाली हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स। अब कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होना शुरू हो जाता है और चार्जिंग बढ़ती रहती है। इवन एक टाइम होता है कि चार्ज ये फुल हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है और फिर ये डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है। डिस्चार्जिंग करंट शुरू में कम होता है, बाद में मैक्सिमम होते होते डिस्चार्जिंग करंट जब जीरो हो जाता है, वोल्टेजेस के अक्रॉस जो है ना जो मैक्सिमम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ज़ेर नज़र तस्वीर जो है ये कैपेसिटर की वेव डायग्राम है। आप इस दफ़ा हमने क्या किया, वोल्टेज को हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो शुरू में वोल्टेज ज़ीरो है, पोलैरिटी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में पोलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी मैग्नीट्यूड वोल्टेजेस की बढ़ती जा रही है और पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव है। तो वोल्टेज जैसे इनिशियली यहाँ से वोल्टेज बढ़ते हैं, इनिशियली ये जो चेंज आ रहा है वोल्टेज का, इस दौरान करंट मैक्सिमम करंट फ्लो होता है कैपेसिटर का, क्योंकि जब कैपेसिटर खाली होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। मैक्सिमम करंट आई नॉट इसके अंदर ये फ्लो होता है यहाँ पे इसकी। और जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है इसी तरह उसके जो है करंट कम होता जाता है, वोल्टेज उसके क्रॉस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं और करंट कम होता जा रहा है। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो अब चूंकि ये चार्जिंग करंट था तो इसलिए अब कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया तो मजीद उसके अंदर करंट नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन पर जब पहुंच जाता है तो आप गौर से देखें ये क्या है, अब यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम हो चुके हैं जो कि वी नॉट है, जो सप्लाई के वोल्टेज हैं वी, और ये अब वी नॉट हो चुके हैं, तो ये बराबर हो चुके हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट हो चुके हैं। तो सप्लाई के वोल्टेज जो हैं कैपेसिटर के ऊपर आ चुके हैं। अब जो है इसके अंदर मजीद चार्जिंग करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगले साइकिल में चूंकि यहाँ पे इसकी सोर्स जो हमने लगाया वो डीसी नहीं है, डीसी होता तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, इसके बाद ये बंद, इसने मजीद जो है करंट इसमें से फ्लो नहीं होना था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो सोर्स है उसके वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके वोल्टेज जैसे ही कम होना शुरू होते हैं तो कैपेसिटर उसी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें, जब सप्लाई के वोल्टेजेस बढ़ रहे थे तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और चार्जिंग करंट था और वो इस डायरेक्शन में था चार्जिंग करंट। अब जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी सप्लाई के वोल्टेजेस कम होना शुरू हुए तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। तो अब ये करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। वोल्टेजेस तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं और वोल्टेजेस जब जीरो हो जाते हैं, डिस्चार्जिंग करंट मैक्सिमम पीक को पहुंच चुका है, लेकिन अभी पोलैरिटी भी चेंज हो चुकी है, सप्लाई की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो चुकी है। तो अब ये करंट जो है वो चार्जिंग करंट है। अब कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है और चार्जिंग करंट शुरू में मैक्सिमम है और फिर ये कम होते होते तो यहाँ पे आपको फिर वो फेज शिफ्ट नजर आएगा। अब रिवर्स पोलैरिटी में कैपेसिटर चार्ज होगा बट उसके वोल्टेज जीरो है और करंट देखें मैक्सिमम पे है। तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है और पोलैरिटी उसकी सोर्स की जो पोलैरिटी है वो सोर्स के जो वोल्टेज हैं उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। जब ये इस डायरेक्शन में चार्ज कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उस दौरान चार्जिंग करंट फिर ख़त्म हो जाता है, फिर फिनिश हो जाता है। तो चार्जिंग करंट जीरो हो गया, वोल्टेज कैपेसिटर के मैक्सिमम हो गया। अब कैपेसिटर यहाँ पे फिर से चार्ज हो गया। जब रिवर्स पोलैरिटी में कैपेसिटर फुल चार्ज होके सोर्स के वोल्टेज गिरना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त दोबारा कैपेसिटर जो है डिस्चार्जिंग करंट शुरू कर देता है। अब ये डिस्चार्जिंग करंट उस वक्त मैक्सिमम होता है जब वोल्टेज जीरो हो जाते हैं और फिर करंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह ये साइकिल चल रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट पे आप देखें वोल्टेज और करंट का जो फेस शिफ्ट आ रहा है वो 90 डिग्री का है, लेकिन अब की बार वोल्ट अगर जीरो पे है तो करंट का जो फेज है वो π/2 है, जबकि इसका वोल्टेज का फेज जीरो है। तो फेजर डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो फेजर डायग्राम हम इस दफ़ा जो करंट का जो फेजर है, वोल्टेज का जो फेजर है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। तो ये जो फेजर है ये वोल्टेज का है
हमने चूंकि ये वेव इस तरह से ड्रा करी है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये वोल्टेज का फेज़र है और इसकी लेंथ है वी नॉट। ठीक है जी। जबकि करंट का जो फेज़र होगा, करंट का जो वेक्टर होगा वो 90 डिग्री इससे आउट है, बट कहाँ पे है, इससे आगे है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आई नॉट है, इसकी लेंथ आई नॉट होगी इस वेक्टर की। तो ये इसकी फेजर डायग्राम है। तो फेज शिफ्ट कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। इसको 90 डिग्री के लें या रेडियन में इसको π/2 के लें, तो π/2 का फेज शिफ्ट आ रहा है। अब इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वोल्टेज की इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसका जो फेस है वो ओमेगा टी हो, तो इसका ओमेगा टी हो, तो कैपेसिटर का जो इसकी जो करंट है उसका क्या होगा, यहाँ से आप मूव करें 90 डिग्री मूव करें तो इसका फेज निकल आएगा यहाँ पे। इसका ओमेगा टी है तो इसका क्या होगा, ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसकी इक्वेशन हम जो लिखेंगे करंट की वो होगी आई इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये आपको इंडक्टर से बिल्कुल रिवर्स बिहेवियर आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस इक्वेशन में भी और वेव फॉर्म में भी आपको नजर आएगा। अब यही जो इक्वेशन है हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर के थ्रू जब हम ऐसी अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर जाते हैं, करंट 90 डिग्री लीड कर जाता है। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल में आ जानी चाहिए। वोल्टेज की इक्वेशन ये लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हमारे पास है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये परेशान नहीं होना, कभी हमने यहाँ पे VM यूज़ करते हैं, कभी वी नॉट, तो एक ही बात है, किसी बुक में वी नॉट लिखा होता है तो किसी बुक में VM लिखा होता है। तो अगर हम कहीं पे मिस कर दें, वी नॉट की जगह VM लिख दें या VM की जगह वी नॉट लिख दें, तो कोई इससे इशू नहीं है। आप इसको समझ लें कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये एम्पलीट्यूड ही है। तो बुक में आपके बहरहाल इस आपकी बुक में VM यूज़ हुआ हुआ है, तो हम चलें इस पेज पे हम इसको VM ही कर देते हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको इसलिए बता दिया कि आप परेशान ना हो इससे। अब ये इक्वेशन आप नोट कर लें कि ये क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो करंट की इक्वेशन में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आना चाहिए और वो लीड में आना चाहिए, यानी ओमेगा के साथ 90 डिग्री ऐड हो जाना चाहिए। तो चलते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर की इक्वेशन मौजूद है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू CV। इंडक्टर में हमने यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सहारा लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें कैपेसिटर की इक्वेशन काम देगी, Q इज इक्वल टू CV। और अगर इसमें करंट जो है हम चेंज ऑफ चार्ज की बात करें तो ये होगा C डेल्टा V ना, तो इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो करंट की क्या डेफिनेशन है, करंट क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होता है। ठीक है ना, कैपिटल Q लिखा है तो आप इसको कर दें, डेल्टा Q कर ले, कोई इशू नहीं है, डेल्टा T। तो ये आपकी करंट की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ए आई इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ डेल्टा Q की वैल्यू आप प्लग इन कर सकते हैं। I इज इक्वल टू, देखें वोल्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और करंट की इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, C डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और वोल्टेज के बारे में हमने क्या लिखा है, वोल्टेज की कुछ ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं, तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब करंट किसके इक्वल हो जाएगा, करंट हो जाएगा C डेल्टा, डेल्टा ऐसे ही है बस,
डेल्टा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी। तो आई इज इक्वल टू सी बाहर ले लें, डेल्टा वी भी आप यहाँ से वी नॉट भी निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम है। तो चेंज किसके साथ है, फंक्शन के आपके पास डेल्टा साइन ओमेगा टी फंक्शन है आपका, तो अपॉन डेल्टा टी। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पता है कि इसमें अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा साइन ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी हो, तो ये इक्वल हो जाता है किसके, डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू आती है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। तो बायो के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको जस्ट याद रखना है। पिछले केस में भी ऐसा ही था। तो ये वही इक्वेशन है, वही डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव काज होता है, ये याद रख लें बस। ओमेगा अपने साथ मल्टीप्लाई करना है लाजमी, ठीक है, ये नहीं करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर देन फंक्शन टी है बेसिकली, तो ओमेगा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो आपने इसको याद कर लेना है कि साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। तो मैथ्स वालों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, सॉरी डी टी तो सॉल्व कर लिया हमने। तो ओमेगा, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास जो वेव है यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, इसको कॉस कोसाइन की वेव जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। कोसाइन जीरो मैक्सिमम होता है, आप यहाँ पे कॉस जीरो पुट करेंगे तो वैल्यूज की मैक्सिमम आएगी, साइन जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, कॉस जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। लेकिन हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि इसको हम साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन जीरो तो यहाँ पे होगा, तो साइन जीरो यहाँ पे होगा, जबकि यहाँ पे साइन मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 90.2 है फेज उसका। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉस लिखा हुआ है तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, बट हमें क्या करना पड़ेगा फिर इसमें 90 डिग्री का ये फेज शिफ्ट डालना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। यहाँ पे आप देखें तो ये प्रॉपर साइनोसॉइडल फंक्शन आपके पास बन गया है। तो ये आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम है, जिस तरह साइनोसॉइडल फंक्शन में होता है। ये है वी, ये है आई नॉट। हमने फिर नॉट लगाना शुरू कर दिया, बट हमने कहा था कि वी हम यूज़ करेंगे, लेकिन वी नॉट ही चल गए तो इसी को चलने दें अभी। तो ये किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है। तो सी ओमेगा सी वी नॉट ओमेगा किसके बराबर होगा, आई नॉट के बराबर होगा। तो ये हम इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम कैपेसिटर के थ्रू हम एसी अप्लाई करेंगे तो जब वोल्टेज जीरो होंगे तो करंट 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यानी करंट मैक्सिमम होगा। तो वोल्टेज जीरो होंगे, करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे वो करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो, यहाँ पे करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम। किसी भी जगह पे देख ले, यहाँ पे क्या है, करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो, यहाँ पे देख ले करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम। तो ये फेज शिफ्ट आ रहा है। इसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो अब बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। उसके लिए ये इक्वेशन जो यहाँ से निकली है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इससे ड्राइव करते हैं। जिस तरह इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करा था, तो कैपेसिटर जो है चेंज इन वोल्टेजेस को अपोज करता है। तो बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हमने सर्कल किया था, इससे हम रेजिस्टेंस एनालॉजी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं हम
सी वी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है वी अपॉन ओहम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये रेशियो अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये रेजिस्टेंस ही होगी। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, आई को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, और ये किसके बराबर होगी, ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे तो ये 1 अपॉन सी ओमेगा हो जाएगा, 1 अपॉन सी ओमेगा। यहाँ पे सी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। और ये इसका जो रेसिप्रोकल है ये रेजिस्टेंस एनालॉगी है एसी का, जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है जो एसी को ऑफर करता है, एसी करंट को ऑफर करेगा। तो यहां देखें, इसकी जगह हम पुट करते हैं वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एक्स सी। ये कैपेसिटर की कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहलाएगी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। इसको एक्स से डिनोट करते हैं और इसके जो यूनिट्स जो हैं वो ओहम ही होंगे। लास्ट में लेक्चर में हमने इंडक्टर का पढ़ा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस थी एक्स एल और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है। तो हमारे पास है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। टी टाइम पीरियड है, 2 पाई पूरा उसका पूरा साइकिल है, और ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो 1 अपॉन टी एफ होता है, तो 2 पाई एफ इंटू सी होगा। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये आपके पास आ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला। अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने फाइंड करनी हो तो आप कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वो इसके अंदर आप डालें तो आपको ओहम के अंदर इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस होगी। जितना कैपेसिटर बड़ा होगा उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, ठीक है ना। यानी आपके पास अगर है 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और एक तरफ 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो लाजमी बात है इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है एक्स सी जो होगी वो इससे कम होगी, ठीक है, इस वाले से कम होगी। तो जितना कैपेसिटर बड़ा होगा उतनी उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। इसी तरह जो आपने एसी अप्लाई करना है कैपेसिटर के ऊपर, तो एसी की जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी इतना ही उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। एसी की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 60 हर्ट्ज एसी हो, वो आप कैपेसिटर पे अप्लाई कर रहे हैं और एक तरफ 60 किलो हर्ट्ज आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही कैपेसिटर है, उसके लिए जो है जो रिएक्टेंस होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगी जबकि इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। और इसके बजाय अगर आप डीसी अप्लाई करना चाहें तो डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। आप यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 पुट करें तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट। डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है कैपेसिटर, डीसी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है जबकि एसी यहाँ से गुजर जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह भी समझते हैं कि देखें यहाँ से गया यूं और इसमें से निकल गया, ठीक है ना। तो ये एक फनी सी बात है, बट होता है इसी तरह ये कि कैपेसिटर जो है एसी को कंडक्ट कर लेता है, एसी के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जबकि डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए कैपेसिटर को हम एज ए फिल्टर भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर। तो जहाँ पे हमने लोड किसी भी जगह पे सेंसिटिव सर्किट हो उससे अगर हमने बचाना हो उसको हाई फ्रिक्वेंसी से, तो यहाँ लगाते हैं उसको, ताकि हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ ग्राउंड हो जाए, लोड की तरफ ना जाए। तो इंडक्टर को हम सीरीज में लगाते हैं
तो सीरीज में वो फ्रिक्वेंसी ब्लॉक कर देता है, इसको हम ऐसे लगाते हैं तो ये ब्लॉक कर देते हैं। तो कैपेसिटर को एज ए फिल्टर यूज़ करते हैं, या फिर ऐसी जगह भी यूज़ करते हैं जहाँ हम चाहते हों कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ से चली जाए, तो उसके लिए भी हम कैपेसिटर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करें। पावर लॉस हम देखते हैं कैपेसिटर में किस तरह से पावर लॉस होता है, होता भी है कि नहीं होता, लेकिन उससे पहले एक बात रिवाइज कर लेते हैं। पावर जो है, पावर की साइन कन्वेंशंस आप देख लें। पावर अगर पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है पावर कहाँ जा रही है, सोर्स से लोड की तरफ। और पावर अगर कैसे हो, नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। तो अगर पावर हो नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होता है, पावर लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। रेजिस्टेंस के केस में पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेव डायग्राम हमें काफी हेल्प आउट करेगी इस चीज को समझने में। तो पावर का बेसिकली फार्मूला होता है आई वी, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। हम देखेंगे साइन कन्वेंशन हम करंट और वोल्टेज के भी यूज करेंगे, तो तब हमें पावर की कर्व की सही समझ आएगी। इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है, वोल्टेज क्या है, 0, तो यहाँ पे पावर 0 होगी। लेकिन अब करंट कम होना शुरू हो रहा है और वोल्टेज बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। पावर बढ़ेगी और एक खास हद तक बढ़कर फिर पावर फिर कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब करंट जो है 0 हो रहा है। तो इस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जो इनका ये वाला इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ तक पावर मैक्सिमम होके फिर पावर कम होना शुरू हो जाएगी और 0 हो जाएगी। लेकिन इस सारे साइकिल जो है ये क्वार्टर साइकिल है, एक पूरे साइकिल का चौथाई हिस्सा है। इस चौथाई हिस्से में किसी भी जगह आप पावर जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू देख लें वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में, सॉरी क्वार्टर साइकिल का मतलब π/2 होता है, ये t/4 होता है। अगर इससे पहले हम कहीं π/4 लिख रहे हो, लिखा हुआ हमने, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। t/4 और π/2 क्वार्टर साइकिल π/2 होता है, ये नीचे लिखा हुआ भी है। तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में पावर पॉजिटिव होगी और इसके बाद क्या है, वोल्टेज तो क्या है पॉजिटिव ही है, कम होना शुरू हो रहे हैं, बट करंट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा इस क्वार्टर साइकिल में, जो कि यहाँ तक आपको मिलेगा, तो पावर अभी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होकर यहाँ पे ये, तो ये पावर जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल, बट पावर की डायरेक्शन रिवर्स है। तो इसलिए इसका अगर एवरेज लें या ओवर द साइकिल, हाफ साइकिल आप एवरेज लें या पूरे साइकिल की एवरेज ले लें, तो +p -p/2, तो एवरेज क्या आ गई, पावर 0। तो एवरेज पावर 0 मतलब यह है कि कैपेसिटर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करता। मैथमेटिकली देख लें, P = IV, इंस्टेंटेनियस है तो इसको हम लिख लेते हैं, फार्मूला इसका I0 sin ω/t + π/2 V0 sin ω/t। तो P = I0 V0 sin ω/t + π/2 और sin ω/t, ये एवरेज है। तो इन दो फंक्शंस का एवरेज जब आप लेंगे, I0 V0 sin ω/t + π/2 और sin ω/t का एवरेज लें, तो ये हो जाएगा I0 V0 × 0, तो पावर 0 हो जाएगी। एवरेज पावर थ्रू कैपेसिटर 0 हो जाती है। ऐसी थ्रू कैपेसिटर इतना ही था। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।